एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं क्लास नंबर 10 के बारे में। अगर आपने इसके पहले की 9 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या है। ठीक है, प्रयोजनवाद का शिक्षा में क्या योगदान रहा, ये आपको बताना है। शिक्षा के सिद्धांत और कार्यप्रणाली को इसने कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। अगर प्रश्न को थोड़ा और घुमा के वो पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि वर्तमान भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए आपके मतानुसार कौन सी दार्शनिक विचारधारा एक उचित आधार प्रदान कर सकती है और क्यों, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले तो आपको प्रयोजनवाद की परिभाषा देनी होगी, बताना होगा प्रयोजनवाद है क्या। तो रास महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि प्रयोजनवाद व्यवहारिकतावाद का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यवहारिकतावाद, प्रयोजनवाद को एक नाम और आप दे सकते हैं, व्यवहारिकतावाद। ठीक है, निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य की क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। ठीक है, और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मानते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो क्रिया होती है, जो कार्य करते हैं, में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है। कौन करता है? आपका प्रयोजनवाद करता है। ठीक है, मानवतावादी दर्शन करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कहते हैं कि ये भी मानता है कि वास्तविकता जो उसकी सत्य है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता है, जिसे आप सत्य भी कह सकते हैं, ये सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ये हमेशा क्या रहती है, कुछ ना कुछ तैयार करने के लिए रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि परंतु इस परिभाषा में व्यवहारिकता वाद के पूर्ण दर्शन होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि परंतु इस बात में, इस परिभाषा में क्या हो रहे हैं, व्यवहारिकतावाद के पूर्ण दर्शन हो रहे हैं। व्यवहारिकतावाद के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा आचार मीमांसा की दृष्टि से उसे निम्नलिखित रूपों में परिभाषित करना चाहिए। ठीक है, पहला यहाँ पे बता रहे हैं प्रयोजनवाद, जिसे व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जानते हैं, दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है। ठीक है, और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है और आत्मा को पद पदार्थ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आत्मा को पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करती है। और यह प्रतिपादन प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो सामाजिक विकास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी है, ये पहली बात तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये मानती है कि जो कुछ भी आपका ब्रह्मांड है, जो कुछ भी ये है, ये इसमें केवल जिसमें आप जिस संसार में, भौतिक संसार में जी रहे हैं, यही सत्य है। इसके अलावा और आपका कोई संसार नहीं है। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। ठीक है, ये मानता है। दूसरा ये कहता है कि आदमी का जो मेन क्या बोलते हैं, मेन जो उद्देश्य है उसका क्या है कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। ठीक है, और वो तभी हो सकता है जब उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, सामाजिक विकास होगा, समाज में सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तभी आदमी सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद या शिक्षा। प्रयोजनवाद में शिक्षा को क्या बताया गया है, इसमें देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। ठीक है, आगे कहते हैं यह शिक्षा शास्त्रियों को इस निर्णय पर पहुंचाने के लिए बाध्य करता है कि वे परामर्शवादियों और अनुदारवादियों के साथ रहें। ठीक है, और प्रयोजनवादियों की बात करते हैं। कारण यह है कि इसने शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता ये बताई है कि शिक्षा का सामाजिक कार्य। ठीक है, शिक्षा क्या है, इसको सामाजिक कार्य में जो है लगाया जाता है। प्रयोजनवादियों का कहना है कि शिक्षा की प्रमुख विशेषता उसका सामाजिक कार्य है। ठीक है, उनके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसका विकास सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए तथा उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताई है कि बालक का वास्तविक जीवन अनुभव। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि शिक्षा को बालक को वास्तविक जीवन अनुभव प्रदान कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए
ज्ञान प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उनके अनुसार सच्चा सच्चा ज्ञान वही है जो कुछ करके प्राप्त किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप कोई काम करके, कुछ भी करके कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वही क्या होता है, आपका सच्चा ज्ञान होता है। जैसे आप यहाँ से मान लीजिए मार्केट तक अपने गए, ठीक है। अब जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें प्राप्त की, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपने जो है छलांग लगाई कहाँ से, अपने घर के ऊपर से, और आप वहाँ से गिरे, उसके बाद चोट खा गए, ठीक है। तो आपको चोट वहाँ पे मिली, चोट प्राप्त हुई, तो आपको वहाँ पे जो ज्ञान वो प्राप्त हुआ कि यहाँ से ऊँचाई से कूदने पे हमें चोट लग जाती है, वही आपका क्या है, सच्चा ज्ञान है, ठीक है। दूसरे शब्दों में करके सीखना ही वास्तविक शिक्षा है। ये बताते हैं कि जो चीज़ व्यक्ति करके सीखता है वही क्या होता है, उसकी वास्तविक शिक्षा होती है। अतः प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपने स्वयं की क्रियाओं और अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो प्रयोजनवादी होते हैं वो मानते हैं कि बालक को जो है अपनी स्वयं की क्रिया, जो वो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसके द्वारा, उसका जो अनुभव है उसके द्वारा उसको क्या करना चाहिए, हमें पहले उस ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तीसरा महत्व उन्होंने ये बताया है कि बालक का महत्व, तीसरी विशेषता वो बताइए कि बालक का महत्व, प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उसके अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। मतलब कहते हैं कि जो शिक्षा बनाई गई हो बालक के लिए बनाई गई है, ना कि शिक्षा के लिए बालक आए हैं, ठीक है। बात करते हैं वह बालक को बालक ही मानते हैं, अतः उसे दी जाने वाली शिक्षा उसकी शक्तियों, रुचियों, रुझानों एवं आवेगों के अनुसार होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो उसको शिक्षा दी जाए, जो बालक को शिक्षा दी जाए, उसमें ये देखा जाए कि बालक का इंटरेस्ट किस में है, उसकी जो ऊर्जा कहाँ पे है, रुझान कहाँ पे है, और उसके आवेग किस तरफ झुक रहे हैं, उसी अनुसार उसको वो उस क्षेत्र में जो है शिक्षा देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, कोई बालक है, उसको डॉक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। वो चाहता है कि हम भी डॉक्टर बने और सफ़ेद शर्ट पहने, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करवाना पड़ेगा। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनको पुलिस में इंटरेस्ट है, बहुत लोग ऐसे करके हम आधुनिकता से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाहर के अगर आप जो है प्राचीनतम में चलें तो वहाँ पे आप जो है बता सकते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते थे जिनको घुड़सवारी का शौक होता था, कुछ को जो है शस्त्रों का ज्ञान लेने का शौक होता था, कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का शौक होता था कि जिससे वो लोगों को जो है जो मार्ग में भटके हुए हैं उनको क्या कर सके, मार्ग प्रदर्शन कर सके। तो इस प्रकार से उनके रुचि के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान कराई जाए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी नंबर विशेषता के बारे में। तो चौथी विशेषता ये बताई गई है शिक्षा की लोकतंत्रीय प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया लोकतंत्रीय है। कैसी है? लोकतंत्रीय है। शिक्षा और लोकतंत्र में बहुत सी बातें एक सी है, क्योंकि दोनों व्यक्ति और उसके गुणों पर बल देता है। मतलब कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र होता है और जो शिक्षा होती है, दोनों क्या करते हैं, व्यक्ति के क्या करते हैं, उसके गुणों पर बल देते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, व्यक्ति और उसके गुणों पे क्या करते हैं, दोनों चीज़ों पे बल देते हैं। प्रयोजनवादी किसी निश्चित सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब कोई ऐसा निश्चित सत्य बता दिया जाए जो पहले से निर्धारित हो, उस पर प्रयोजनवादी का कोई विश्वास नहीं होता, उस पर वो कोई भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। यही कारण है कि वह मनुष्य की शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ आदि कुछ भी निश्चित नहीं करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि पहले से कोई चीज़ निर्धारित नहीं होनी चाहिए, चाहे शिक्षा का उद्देश्य हो, चाहे शिक्षा की पाठचर्या हो, चाहे शिक्षण विधियाँ, मतलब आप कैसे किसी चीज़ को पढ़ाएँगे, ठीक है। केवल उनके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मतलब कहते हैं कि उनका निर्माण कैसे किया जाएगा, बस इतना केवल बताया जाए। अब हम बात करते हैं शिक्षा का संप्रत्यय। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा का संप्रत्यय। बात करें प्रयोजनवादियों, ठीक है, के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। कैसी है? मनुष्य को जो विकास करती है उसकी एक प्रक्रिया है। बात करते हैं जो सामाजिक पर्यावरण से में चलती है। कहाँ पे चलती है? आपके सामाजिक पर्यावरण में चलती है मेरे प्यारे दोस्त। उसके द्वारा क्या मेरे प्यारे दोस्त लिखते हैं, इसके द्वारा समाज के आचार विचार, परंपराएं और संस्कृति का संरक्षण, संवाहन और विकास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इसके द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी समाज में आचार विचार चलते हैं, जैसे कि हर कोई भी समाज में आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ विचार होते हैं, कुछ आचार होते हैं। मतलब वहाँ पे आपको बैठा कैसा जाएगा, बोला कैसा जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ संस्कृति होती हैं, उनका संरक्षण करना होता है, मतलब उनको जो है सुरक्षित करना होता है। संवाहन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको अपनी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक या दूसरे लोगों तक उसको पहुँचाया जाए, ठीक है। और उनका विकास मतलब डेवलप भी उनको किया जाए, ठीक है। बात करते हैं मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न की जाती हैं जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में समायोजन करता है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य में वो सारी क्षमताएं जो होती हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी होती हैं, उन सारी चीज़ों को पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है कि जो क्या कर सके, अपनी प्रकृति और समाज के वातावरण में क्या कर सके, समायोजन बना सके, संतुलन बना सके, ठीक है। और अपने अनुभवों के द्वारा उनमें परिवर्तन करता है। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्त? अपने अनुभव, जो उसको
उसको अनुभव प्राप्त होता है उसके द्वारा उसमें जो है वो बदलाव करता है। जॉन डीबो महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास करता है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपने संभावनाओं को पूर्ण करने की समर्थ प्राप्त करे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताते हैं, कौन बताते हैं, आपके जॉन डीबी महोदय बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रयोजनवाद व शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो प्रयोजनवादी शिक्षा का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, मतलब कह रहे हैं कि इसमें कोई पहले से उद्देश्य नहीं रखा जाता है। उनका कहना है कि शिक्षा के उद्देश्य अस्थायी रूप से नहीं बनाए जा सकते, मतलब कह रहे हैं कि आप बैठे बैठे शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उनमें समय और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने पहले निर्धारित कर दिया कि डॉक्टर बनेगा और बाद में उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप मतलब बिना उसके मन के, बिना उसके वो जो है आप क्या कर रहे हैं उस सारी चीज़ों को उसको डॉक्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो समय के अनुसार वो सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। फिर भी प्रयोजन ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया, मतलब कह रहे हैं फिर भी जो प्रयोजनवाद है वो शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताता है, छोटे मोटे जो बेसिक से होते हैं। जैसे पहला ये बताया गया है बालक, ठीक है, इसमें लिखा गया है अपने मूल्यों व आदर्शों का निर्माता। बालक स्वयं का हो, अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माता हो। इसमें आप बता सकते हैं कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो वह यह है बालक को अपने मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करने के योग्य बनाना। मतलब वो क्या कर सके, अपने आदर्शों और मूल्यों का निर्माण कर सके, इसके योग्य बनाना शिक्षा का एक उद्देश्य हो जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोजनवादी उचित परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इससे उसको जो है क्या करने के लिए, इसके लिए उसको उचित उचित परिस्थिति जो होती है उसका निर्माण किया जाता है। दूसरा बताया गया है गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। क्या बताया गया है, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना होता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य गतिशील और लचीले मस्तिष्क का क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, विकास करना है। ठीक है, विकास करना है जो सब परिस्थितियों में साधनपूर्ण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सब परिस्थितियों में साधनपूर्ण एवं साहसपूर्ण हो और इसमें जिनमें अज्ञात भविष्य के लिए मूल्यों का निर्माण करने की शक्ति हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तीसरा ये बताया गया है छात्रों का विकास, ये तीसरा उद्देश्य बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि क्या लिखते हैं, लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ब्रूबेकर महोदय ने लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है छात्र का विकास। छात्र का क्या करना है, डेवलपमेंट करना, उनको ग्रोथ करना है। इस उद्देश्य की दो कारणों से अति कटु आलोचना की गई। मतलब कह रहे हैं कि इस उद्देश्य की जो है मेरे प्यारे दोस्त आलोचना, बुराई की गई है। उसके केवल दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस विकास का अंत और लक्ष्य नहीं बताया गया है। पहले तो ये बताते हैं कि इस विकास का कहाँ पे अंत होगा और क्या लक्ष्य है जिसको निर्धारित किया जाए वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, दूसरा ये बताया गया है कि यह विकास गलत दिशा में हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, उसका अंत नहीं बताएंगे, तो ये विकास जो है आपका गलत दिशा में भी आपको ले जा सकता है। ठीक है, चौथा नंबर बताया गया है गतिशील निर्देशन। ठीक है, क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्त, गतिशील निर्देशन। इसमें लिखा गया है प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक उद्देश्य छात्रों को गतिशील निर्देशन करना है, परंतु केवल इतना कह देना काफ़ी नहीं है। गतिशील निर्देशन की व्याख्या की जानी आवश्यक है। इस व्याख्या के अभाव में अमेरिकी शिक्षा में कुछ दोष आ गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक कुशलता के बारे में। पांचवा उद्देश्य उन्होंने ये बताया है सामाजिक कुशलता। इसमें लिखते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा में सामाजिक कार्यों पर बल देते हैं। इस पर मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक कार्यों पर बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक कुशलता। क्या है सामाजिक कुशलता, मतलब समाज में आप कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, कैसे अपने समाज में सामंजस्य बैठा पाएंगे, ये सारी चीज़ें सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आती हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना कि वह सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी जीविका की समस्या को हल कर ले, मतलब कैसे वो अपने जीवन का यापन करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इन सारी समस्याओं को क्या कर ले, उनका उनका हल ढूंढ ले, दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर करें। ठीक है, और उसके बाद जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, उसके अपने लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, ठीक है, और बच्चे जो होते हैं उनका क्या करें, उनकी इच्छाओं का क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, आदर करें, उनका सम्मान करें, जिसमें सामाजिक कुशलता हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इसमें जो ही आपको सामाजिक कुशलता देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रयोजनवाद शिक्षण विधियाँ
प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियों के बारे में बात करें कि यहाँ पे जो है आपका टीचिंग मेथड कैसा होगा प्रयोजनवाद में, तो प्रयोजनवाद हमें शिक्षण विधियों में बहुत सहायता देता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, हमारी जो है बहुत मदद करता है शिक्षण विधियों में, टीचिंग मेथड में। या परंपरागत शिक्षण विधियों को अस्वीकार करता है, मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी मान लीजिए आदि समय से जो चली आ रही हैं उन शिक्षण विधियों का जो है ये सहयोग नहीं देता है, उनका जो है आलोचना करता है। इस संबंध में रास महोदय ने लिखा भी है। वो लिखते हैं कि यह हमें चेतावनी देता है कि अब हम प्राचीन और घिसी-पिटी प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान ना दें, ठीक है? और नई दिशाओं में एक कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों में नए प्रयोग करें। ये आपके कौन कहते हैं? रास महोदय कहते हैं। बात करें प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा में निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ शिक्षण विधि आपको बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि प्रयोजनवाद यह नहीं चाहता है कि बालक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करे, बल्कि उसके अनुसार बालक स्वयं ही ज्ञान और योग्यता प्राप्त करें। मतलब कह रहे हैं कि बालक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इससे कोई दूसरा कोई ज्ञान दे रहा है और उसको ग्रहण कर ले बस। बालक को खुद करना चाहिए और खुद उन चीज़ों को सीखना चाहिए। रास महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का पहला सिद्धांत यह हो सकता है कि सीखने की क्रिया, क्या मैं कह दूँ, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में, तो क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। ये कहते हैं दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है विधि, शिक्षण विधि जो बताई गई वो बताई गई है क्रिया करके या फिर अनुभव के द्वारा जब जो चीज़ आप सीखते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो प्रयोजनवाद के विचार के बजाय कार्य पर बल देता है। मतलब कहता है कि ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने आपको बता दिया था कि आग छूने से आप जल जाएंगे तो आप उसी चीज़ को मानते रहें, आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा वो मानता है, ठीक है? तो वो विचार पे बल नहीं देता है, वो कार्य पे बल देता है कि आप करके खुद से सीखिए, खुद से जानिए कि क्या ऐसा सत्य है या नहीं है, ठीक है? या सिद्धांत और व्यवहार को एक दूसरे से अलग नहीं मानता है। मतलब कह रहे हैं कि यह कहता है कि सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे से अलग नहीं है। रास के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, रास महोदय ने, कि प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों का दूसरा सिद्धांत यह हो सकता है कि करके सीखना या अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है? जब आप कोई चीज़ करके सीखते हैं या खुद के अनुभव से सीखते हैं तो वो यहाँ पे दूसरी शिक्षण विधि यहाँ पे हो जाती है। तीसरा ये बताया गया है सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत। ये तीसरी विधि बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार सीखना अखंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अखंड का मतलब ये होता है कि जिसका कोई खंड ना किया जा सके, जिसका भाग ना किया जा सके, ठीक है? उनका कहना है कि यद्यपि ज्ञान के अनेक पहलू हैं फिर भी उनमें एकता है। कहते हैं कि ज्ञान के क्या हैं? बहुत सारे पहलू आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी उसमें जो है आपको एकता देखने को मिलती है। इसीलिए ज्ञान को खंडों में नहीं बाँटा जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि ज्ञान को आपको खंड में बाँटा नहीं जाना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों का तीसरा सिद्धांत यह हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण। मतलब जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको जो है एकीकृत करें, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे। आगे लिखा गया है कि उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर प्रयोजनवाद शिक्षण विधियों की निम्न बातों पर ध्यान देता है, ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि उपयुक्त चीज़ों को जब आपने पढ़ लिया तो उसके अनुसार कुछ यहाँ पे निचोड़ आपको दिया जा रहा है। पहला ये बताया गया है कि किसी विधि को अपनाने से पूर्व जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करना। मतलब कह रहे हैं कि किसी विधि को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आपका जो वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक परिस्थिति है, जीवन की जो आपकी वास्तविक परिस्थिति है उसका पहले अध्ययन करें। क्या इस पे ये लागू होता है, नहीं होता है, उस हिसाब से आप उन चीज़ों को अपनाएँ, ठीक है? दूसरा बताया गया है बालक की रुचियों और योग्यताओं को जानना। आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बालक का इंटरेस्ट किस में है और उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना योग्य है उस सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तीसरा ये बताया गया है छात्रों हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना। मतलब उसको जो है एक जिस प्रकार का वातावरण चाहिए उस प्रकार के वातावरण की उसके लिए व्यवस्था करना। चौथा ये बताया गया है आपका कि शिक्षण विधि में सामूहिक चर्चा को स्थान देना। क्या देना मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षण विधि में आपको सामूहिक चर्चा को स्थान देना चाहिए कि लोग साथ में बैठकर जो है किसी विशेष चीज़ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर चर्चा कर सके, पर चर्चा कर सके। पाँचवा ये बताया गया है शिक्षण सामग्री को एकत्र रूप से प्रस्तुत करना। क्या करना? जितनी भी शिक्षण सामग्री होती है उनको इकट्ठा करके और उन बच्चों के सामने, स्टूडेंटों के सामने, बालकों के सामने क्या करना है? आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद व पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद के अंदर जो है पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया गया है? तो ब्रू बेकर महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि प्रयोजनवादी क्रिया
प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं। मतलब कहते हैं कि जिस प्रकार का आपका कार्य होगा उसी प्रकार का आपका पाठ्यक्रम होगा, ये ऐसे मानते हैं। उनका कहना है कि क्रियाएं शिक्षा को जीवन जैसा बनाने और जीवन को सत्य की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। क्या बताते हैं, जो क्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो शिक्षा को जीवन जैसा बनाने के लिए और जीवन को सत्य की प्राप्ति के योग्य क्या करती है, बनाती है। बात करें प्रयोजनवाद के अनुसार, शिक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, कितने सिद्धांत पे, यहाँ पे कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों पे इनका जो है पाठ्यक्रम निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, पहला सिद्धांत ये बताया गया है उपयोगिता का सिद्धांत। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रयोजनवादी मनुष्य के उद्देश्यों और इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इसके अनुसार बालक का पाठ्यक्रम उसकी योग्यता उपयोगिता के अनुसार होना चाहिए। अतः उनके अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित विज्ञान और शारीरिक प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये बताते हैं कि बालक की रुचियों का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत बताया गया है। इसके अनुसार आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। इसमें आपको लिखना है प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक की रुचियों उसके विकास के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न होती हैं। ठीक है, अतः पाठ्यक्रम की रचना के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अतः शिक्षा में पढ़ना, लिखना, गिनना, हाथ का काम, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग और प्राकृतिक अध्ययन को पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा ये बताया गया है सिद्धांत कि बालक के अनुभव का सिद्धांत बताया गया है। इसमें लिखा गया है प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का बालक के अनुभवों का भावी व्यवसायों और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। भावी व्यवसायों का मतलब आप समझ लीजिए कि जो भविष्य में चल के वो व्यवसाय करने वाला है या जिस पे ऊपर वो कार्य करने वाला है उससे संबंधित उसका जो है क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवाद अनुभव केंद्रित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अनुभव केंद्रित व क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे सिद्धांत के बारे में। तो चौथा सिद्धांत आपका बताया गया है एकीकरण का सिद्धांत। क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बताया गया है प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में बांटने का पक्ष में नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रयोजनवादी होती है वो पाठ्यक्रम को है कई विषयों में नहीं बांटना चाहती है। उसके अनुसार एक विषय को दूसरे विषय का कठोरतापूर्वक अलग करने की भावना का अंत होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जैसे एक विषय से दूसरे विषय का कोई संबंध नहीं होता है, जैसे इतिहास और साइंस का जो है कोई संबंध नहीं होता है, भूगोल और इंग्लिश का कोई संबंध नहीं होता, इस प्रकार से कोई सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए जिससे एक दूसरे के बीच में कोई संबंध ना पाया जाए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं प्रयोजनवादी लाभप्रद, लचीला, गतिशील और सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षा के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त, प्रयोजनवाद और शिक्षक के बारे में। मतलब प्रयोजनवाद में जो है शिक्षक की क्या वैल्यू बताई गई है, ठीक है, कैसे टीचर होने चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका लिखा गया है कि प्रयोजनवादी अपनी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोजनवादी अपनी शिक्षा में बालक और उसकी क्रियाओं, रुचियों, रुझानों आदि को प्रमुख स्थान देते हैं, पर इसके बावजूद वे शिक्षक के दायित्व को कम नहीं करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो बालक के रुचि, रुझान और इन सारी क्रियाओं को उच्च स्थान दे दें और शिक्षक के दायित्व को कम कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शिक्षक के दायित्व को कम नहीं करते हैं। शिक्षक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा योजना में अध्यापक का स्थान पद प्रदर्शक और सलाहकार का है। मतलब बताते हैं कि जो शिक्षा में अध्यापक का स्थान होता है वो ऐसा होता है कि वो आपको रास्ता दिखाए, ठीक है, आपके एक सलाहकार के रूप में हो। उसे सामाजिक वातावरण माना जाता है। कैसा माना जाता है, सामाजिक वातावरण माना जाता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण और व्यक्तिगत संपर्क रखें, ठीक है, और ऐसे संपर्क में उसे सामाजिक आदतों, सामाजिक रुचियों और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद व अनुशासन के बारे में। मतलब प्रयोजनवाद में अनुशासन के बारे में क्या चर्चा की गई है। तो प्रयोजनवाद बाह्य अनुशासन, ठीक है, जिसे आप मारपीट कहते हैं, शिक्षा के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करता है। मतलब कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से बालक को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। प्रताड़ित और अनुशासन में अंतर होता है मेरे प्यारे दोस्त। अनुशासन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जो है आप एक नियम में रह के काम करें तो वो अनुशासन हो जाता है, और आपको किसी चीज़ को करवाने के लिए आपको मारा जाए, पीटा जाए तो वो प्रताड़ना कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत अनुशासन के सभी रूपों को बुरा मानते हैं। जैसा आप कोई व्यक्तिगत अनुशासन करते हैं तो उसको बुरा कहा जाता है। उनका कहना है कि अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक समझदारी, मतलब कि समाज में जिसको एक्सेप्ट किया जाता हो। ठीक है, बात करें प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए बालक की रुचियों और क्रियाओं पर बल देते हैं। उनका मत है कि क्रियाएं
सहयोगी और सामाजिक होने चाहिए। इस प्रकार की क्रियाएँ आत्म अनुशासन को जन्म देती हैं और इस प्रकार का अनुशासन नैतिक चारित्रिक प्रशिक्षण की ओर अग्रसर करता है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रयोजनवाद व विद्यालय के बारे में, मतलब प्रयोजनवाद में विद्यालय के बारे में क्या बताया गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ठीक है? अतः उसे सामुदायिक जीवन का केंद्र भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामुदायिक जीवन का केंद्र भी होना चाहिए। जॉन डीबी महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि विद्यालय को ही समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, ठीक है? आगे वो लिखते हैं कि प्रयोजनवादी परंपरागत विद्यालयों का विरोध करते हैं क्योंकि उनमें बच्चों को केवल पूर्व निश्चित आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है। मतलब जो पहले से ही आदर्श निर्धारित कर दिए गए हैं, जो निश्चित कर दिए गए हैं, उन्हीं से जो है उनको वाकिफ़ करवाया जाता है, रूबरू करवाया जाता है। इनकी दृष्टि से विद्यालय के बाद बच्चों के लिए जीवन प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए हर विद्यालय में, जहाँ बच्चे वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के बीच कार्य करें, निरीक्षक करें, ठीक है? उसके बाद अनुभवों के लिए अपने अनुभवों और अपने लिए आदर्शों की खोज करें, ठीक है? बात करते हैं जॉन डीबी महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है विद्यालय समाज का क्या है? लघु रूप है। समाज का क्या है? एक छोटा-सा रूप है। बात करते हैं अतः उसे रुचियता रुचियता से दूर रखना चाहिए, ठीक है? और वह बच्चों को अपने जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।